अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहज़ेब हाशमी और यह है टोयोटा कोरोला ग्रैंड एक्स 2025 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और पाकिस्तान में इसकी ये शेयर 2014 से आना शुरू हुई थी। 15 में ये गाड़ी प्रॉपर लॉन्च कर दी गई थी और ये गाड़ी अब तक आ रही है। इसमें मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं कुछ, लेकिन इसका ओवरऑल जो इंजन, सस्पेंशन, वो सारा कुछ है ये पहले वाला ही चलता आ रहा है। क्या क्या इसमें चेंजेस की गई हैं और ये गाड़ी किस तरह से आज भी मार्केट में सर्वाइव कर रही है और इस गाड़ी की ड्राइव वगैरह कैसी है, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस 81,50,000 है और ये ब्रांड न्यू है। ब्रांड न्यू गाड़ी के प्राइस कुछ नहीं बात चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल तो कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट भी कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ गुड सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Alright, ड्राइविंग द टोयोटा कोरोला ग्रैंड एक्स 2025 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ी होते हुए भी इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठकर आपको एक फील आएगी कि इसका इंटीरियर अपडेट हो सकता था। 2025 में अब गाड़ियों के बहुत सारे नए नए इंटीरियर्स आ गए हैं और इसी प्राइस ब्रैकेट में MG वगैरह भी आ गई हैं और उनके इंटीरियर इस गाड़ी से काफ़ी खूबसूरत हैं। बट ऑल्दो ये गाड़ी अच्छी है, इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं, रिलायबल भी काफ़ी है। बट स्टिल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये गाड़ी फॉल बिहाइंड करती है और एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये गाड़ी लैक करती है वो मैं कवर करूँगा आगे जाके इस वीडियो में। फिलहाल जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो ये कोरोला का सबसे बड़ा इंजन है 18 सीसी, जो कि गाड़ी पाकिस्तान में ऑफर कर रही है और इस इंजन को भी हम टेस्ट करेंगे कि ये इंजन किस हद तक परफॉर्मेंस में अच्छा है या ये भी फॉल बिहाइंड करने लग गया है। तो जहाँ तक बात है टेक्निकल फिगर्स की तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सिविक ओरियल से बेहतर है। टर्बो इससे ज़्यादा तेज है बट ओरियल से ये गाड़ी बेहतर है। एलेंट्रा भी कैटेगरी के लिहाज से इससे ऊपर ही रही है हमेशा, वो गाड़ी एक अलग लीग की गाड़ी है। बट जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो ये इस कैटेगरी में अभी भी एक डिसेंट इंजन है और परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की डिसेंट है। कोरोला के बारे में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो इसको स्टैंड आउट करवाती है वो है इस गाड़ी का सस्पेंशन वाइज ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। अभी इस गाड़ी को मैं हर तरह की रोड पर चला रहा हूँ लेकिन ये गाड़ी कहीं पे भी रोड फील नहीं करवा रही। इससे पहले मैंने इसी रोड पे MG HS ड्राइव की है PHEV, वो गाड़ी प्रॉपर रोड फील करवा रही थी। फिर इसी तरह H6 में जो बेसिक वर्जन है उसको मैंने टेस्ट ड्राइव किया है थी रोड पे। रोड का जो ट्रेड है वो आपको फील होता है गाड़ी के स्टीयरिंग में। फिर इसी तरह कोई खड्डा आता है तो वो गाड़ियाँ बड़ी बुरी तरह से लगती हैं। ये गाड़ी काफ़ी हद तक खड्डों को एब्जॉर्ब कर जाती है। सेम गोज फॉर ब्रेकर्स। बट इतनी सॉफ्ट राइड की एक डाउन साइड है वो ये है कि ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिहाज से सिविक वगैरह से बेहतर हैं, बट अगेन सिविक आपको खड्डे फील करवाती है, ये खड्डे फील नहीं करवाती। जब आप टाइट टर्न्स लेते हैं तो सिविक की ग्रिप बेहतर होती है। ये गाड़ी आपको कंट्रोल लूज करती हुई फील करवाती भी है और कंट्रोल लूज कर भी जाती है। अगर आप बहुत शार्प टर्न एक जोर एकदम से लेंगे तेज स्पीड पे तो ये गाड़ी पीछे से टेल कर सकती है या ओवर स्टीयर कर सकती है या अंडर स्टीयर कर सकती है, जबकि सिविक वो टर्न्स इजीली ले जाती है, इवन सिटी भी। तो ये किसकी डाउन साइड है। बट मेरे ख्याल से डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये सस्पेंशन बेहतर है, क्योंकि आपने गाड़ी को कौन सा भी बहुत सारा रोज भगाना होता है या शार्प टर्न्स लेने होते हैं तो राइड स्मूथ होना ज़्यादा मैटर करता है। इसी चीज़ पे कोरोला बिक रही है, बट ये चीज़ टोयोटा ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर ली है। अब इस गाड़ी को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में आते हुए, बट यहाँ पे कोई मेजर रिफाइनमेंट नहीं की गई। जहाँ तक बात है इस गाड़ी के कंपटीशन की तो वो सिविक एक्स बनता था इस एरा में। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च की गई, 15 से सही से आना शुरू हुई थी और 16 में सिविक एक्स आ गई। 15 में टोयोटा ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि कस्टमर्स को फिर से एक्सप्लॉइट किया जाए। 15 इंच के रिम दिए थे, क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल था, स्टीयरिंग पे कोई खास कंट्रोल्स नहीं थे, सब कुछ इस गाड़ी का बेसिक था। बट 16 में आई फिर सिविक में 16 इंच के रिम आ गए, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आ गया, बैक पे स्क्रीन आ गई, टर्बो वर्जन आ गया, बहुत सारी चीज़ें और ऑफर कर दी सिविक ने, जो कि ये गाड़ी ऑफर कर ही नहीं रही थी, हालांकि ये भी तब लेटेस्ट जनरेशन थी। तो फिर कोरोला ने फौरन से इसका फेसलिफ्ट निकाला 2017 में, जिसमें इसकी हेडलाइट्स बेहतर कर दी गई, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक दे दिया गया और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की गई, रिम भी 16 इंच के कर दिए गए। तो कोरोला हमेशा से ही कस्टमर्स को थोड़ा सा ना पूरी तरह से खींचता है। इस लिहाज से मेरे ख्याल से बाकी ये होंडा वगैरह या MG वगैरह बहुत बेहतर ब्रांड्स हैं। अभी भी टोयोटा ने इस गाड़ी को बहुत लंबा अर्सा खींच लिया है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इस गाड़ी की और भी काफ़ी सारी जनरेशन आके ख़त्म भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इसकी नेक्स्ट शेप पता नहीं कब आएगी, जब भी आएगी आई एम श्योर वो हाइब्रिड होगी और फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव्ड होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और इसी प्राइस ब्रैकेट में आ गए हैं। तो इस गाड़ी की मार्केट अब काफ़ी तक स्टैग्नेंट हो गई है और फिर कल को शायद ड्रॉप भी होना शुरू हो जाए अगर ये गाड़ी ऐसी आती रही।
कुछ टाइम पहले मैंने इसके ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन वर्जन का रिव्यू भी किया था, जो कि अब जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वो गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये गाड़ी भी कीमत को जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। इस गाड़ी को मैं कंप्लीट शॉप ले आया हूँ और अब इसका 0 to 100 चेक करते हैं। तो 3, 2, 1। ब्रेकर पर रिस्पॉन्स गाड़ी का काफ़ी हद तक स्मूथ होता है। अब कहने को ये ब्रेकर्स बड़े गंदे थे और इस पर मोस्टली गाड़ियाँ काफ़ी आवाज़ करती हैं, बट ये गाड़ी उनसे काफ़ी स्मूथ गुजरी है। इससे पहले मैंने MG का हैवल में F6 का रिव्यू किया हुआ है और उन गाड़ियों का रिस्पॉन्स इससे काफ़ी हार्श है इन ब्रेकर्स पे। ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ गुजरती है, बट अगेन इसमें टेक्नोलॉजी अब थोड़ी एडवांस हो सकती है। इस गाड़ी को मैं टर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई खास फीचर्स नहीं दिए गए। इसी प्राइस पॉइंट पे जो MG आती है उसको मोड़ने पे 360 कैमरा दोनों जाते हैं। वो गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स में आपको बताती है कि कोई साथ ऑब्स्टिकल है या नहीं। पार्किंग सेंसर्स वगैरह उसके काफ़ी सारी चीज़ें इन मोशन होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर आपको गाइड करती हैं। बट इस गाड़ी के केस में ये सीधी सीधी बस आप ड्राइव ही कर रहे हैं, गाड़ी कोई चीज़ आपको असिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये गाड़ी लैग बिहाइंड करती है और नेक्स्ट आने वाली कोरोला में होपफुली चीज़ें इंप्रूव कर दी जाएंगी। Alright, talking about the exterior of this car, looks के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी बार अपडेट की गई है, बट स्टिल अब ये थोड़ा सा फॉल बिहाइंड करने लग गई है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारा क्रोम है और अब क्रोम ही आउट फैशन हो गया है। क्योंकि मोस्टली नई गाड़ियाँ या तो पूरे एक्सटीरियर ब्लैक ऑफर कर रही हैं या फिर उनमें जो भी कलर्स हैं वो मैट में होते हैं। बेशक आप सिविक देख लें, वो पूरी फ्रंट से ब्लैक आती है, ब्लैक में वाइट आती है, वाइट में। और इसके अलावा एलेंट्रा देख लें तो उसमें मोस्टली चीज़ें सिल्वर हैं लेकिन वो मैट में हैं। तो इसमें काफ़ी सारा फ्लैशी क्रोम दिया गया है, बट फीचर्स यहाँ पे अभी भी ठीक हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की है बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं, यहाँ पे DRL आती हैं और उसके अलावा फॉग लैंप भी इस गाड़ी के LED में है। पार्किंग सेंसर ना सिर्फ ऑफर करी है ना ही ऑफर करी है। फ्रंट कैमरा इसमें भी आता है, बाकी गाड़ियाँ भी ऑफर करी हैं। लुक्स के लिहाज से ये मोस्टली टोयोटा की तरह अडॉप्ट भी की गई है। फ्रंट पे ये ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है, बट इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं। ये चीज़ें मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती, इसमें है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पहले डुअल VVTi की बैजिंग आती थी। आई एम नॉट श्योर कि वो रिमूव क्यों की गई है, हालांकि टेक्नोलॉजी में कोई खास चेंज नहीं किया गया। इंजन अभी भी डुअल VVTi है, सेम टू सेम वही इंजन है जो कि पहले आ रहा था, बट बैजिंग पे आई एम श्योर कि टोयोटा ने अब चीप आउट कर लिया है। बाकी इसके अलावा रिम इस गाड़ी में अपडेट किए गए थे 2021 में और ये नए वाले रिम्स हैं। साइड मिरर्स गाड़ी के ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, वो ये है कि आप इस मिरर को अगर एडजस्ट कर दें और रिवर्स लगाएं तो फिर ये मिरर आपके हिसाब से एडजस्ट भी होगा। ये चीज़ सिविक ऑफर नहीं करती। मिरर की जो रिवर्स का एडजस्टमेंट है ये ग्रैंडी ऑफर कर रही है। और इसमें फिर ये साइड स्कर्ट्स भी फेसलिफ्ट के बाद ही आना शुरू हुई थी, इनिशियली इसमें नहीं थी। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज की सेडान है। ट्रेड कंपटीशन का सिविक और एलेंट्रा तो बनती ही है, लेकिन ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से उन दोनों से बेहतर है और ड्राइव के लिहाज से भी उन दोनों से ही बेहतर है। इस तरह से ये सस्पेंशन इस गाड़ी में काफ़ी सॉफ्ट आता है, ये किसी भी इलाके में जाके खड्डों पे नीचे नहीं लगती। और इसके अलावा इसमें बैक पे अगर 2 से 3 लोग बैठ जाएं तब भी आप इस गाड़ी को ईजिली किसी भी ब्रेकर से क्लियर कर सकते हैं। सिविक 2 लोग बैठने के बाद नीचे लगती है। फिर ये गाड़ी है थोड़ी ऊंची, तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। आप इसमें ऑलमोस्ट अपनी हाइट पे ही जाके बैठ सकते हैं, जबकि सिविक में बैठने के लिए आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं और उतरते टाइम भी आपको थोड़ा सा तंग करती है, क्योंकि आपको काफ़ी नीचे से उठना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है, स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी बार अपडेट किया गया है। ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। टेल लाइट्स में इसकी अगेन बहुत सारा क्रोम दिया गया है, बट अब ये LED स्ट्रिप इसकी एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। प्री फेसलिफ्ट कार में टेल लाइट का बहुत बड़ा सारा पोर्शन खाली होता था और उसकी वजह मेरे ख्याल से ये थी कि इंटरनेशनली उस गाड़ी में रेयर फॉग आती थी, तो उसकी जगह यहाँ पे छोड़ी गई थी, बट पाकिस्तान में वो ब्लैक ही होती थी। तो अब ये टेल लाइट्स बहुत बेहतर हैं। और इसके अलावा X वाले वर्जन में इस गाड़ी का ये बम्पर भी काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड कर दिया गया है। ये साइड से बहुत एक्स्ट्रा निकला हुआ है और इसके बाद 16 इंच के भी छोटे लगते हैं। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है और इसमें स्पेयर टायर भी प्रॉपर फुल साइज आता है। अब ग्रैंडी ये ट्रंक मैट भी ऑफर करती है, जो कि पहले नहीं आता था। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ये चीज़ सिविक अभी तक ऑफर नहीं कर रही। बाकी इसके अलावा ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। एक और सवाल जो मुझे बहुत सुनने को मिलता है एंड यूजर से, वो ये है कि ये गाड़ी लेना बेहतर ऑप्शन है या फिर ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन लेना बेहतर ऑप्शन है। तो उसका आंसर ये है कि दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह अच्छी हैं। स्पेशल एडिशन वजह ये है कि उसमें आप कुछ पैसे बचा लेते हैं और इसके अलावा छोटा इंजन है तो उस पर टैक्सेस कम पड़ते हैं। लेकिन लोगों का परसेप्शन ये होता है कि 18 सीसी क्यों लेनी है, वो फ्यूल भी ज़्यादा खाएगी और इतने पैसे एक्स्ट्रा भरने का क्या फ़ायदा। लेकिन फ़ायदा है,
ये गाड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि 1.6 स्पेशल एडिशन में नहीं आती, जैसा कि इस गाड़ी में तो पैडल शिफ्टर्स हैं, उसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं है। फिर उसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है वो एल्पाइन की होती है, इसकी स्क्रीन डिफरेंट है और इसमें फीचर्स ज़्यादा आते हैं। फिर इसके साइड मिरर में एडजस्टेबल वाला फीचर है, वाइपर इसके रेन सेंसिंग है उसमें नहीं आते, और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि छोटी मोटी हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं वो इस गाड़ी के इंजन के अंदर हैं। एक तो इंजन ऑब्वियसली इटसेल्फ अच्छा खासा महंगा है और ये इंजन ज़्यादा पावरफुल है। एवरेज के लिहाज से दोनों गाड़ियां आसपास ही हैं, बेशक आप 1.6 में CVT ही क्यों ना ले लें, क्योंकि ये बॉडी काफ़ी बड़ी है और रिम भी 16 इंचेस के हैं, तो इसका सपोर्ट करने के लिए इंजन को काफ़ी पावर चाहिए और ये इंजन इस सेटअप के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि 1.6 वाली भी इसके आसपास की एवरेज देती है और बाकी गेयर शिफ्टिंग वगैरह के लिहाज से ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम हैं। और जहाँ तक बात है गेयर्स की, तो ट्रांसमिशन अब इसमें भी और 1.6 में भी CVT ऑफर हो रही है। CVT एक अच्छी ट्रांसमिशन है डे टू डे कम्यूट के लिहाज से। वैसे ही ट्रांसमिशन काफ़ी बोरिंग होती है, लेकिन डेली यूज़ में ये अच्छी इस तरह से है कि एवरेज को मैक्सिमाइज करती है, और वो इस तरह से कि इसमें आम गेयर्स नहीं है। बार बार गाड़ी जो गेयर शिफ्ट करती है, लाइक पहला फिर RPM ऊपर जाकर दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, फिर चौथे में जाएगी, तो इस तरह से एक 60 या 70 की स्पीड तक पहुंचने के लिए RPM बार बार ऊपर जाता है। लेकिन CVT में ऐसा नहीं है। CVT में एक ही बेल्ट होती है जो कि 1.5 1.2 RPM पे ही रह के गाड़ी को 60 70 80 100 120 पहुंचा सकती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और बोरिंग इस तरह से है ये क्योंकि इसमें कोई आपको फील नहीं आती, ये सिर्फ एक वैक्यूम क्लीनर की तरह ही शोर करती जाती है और गाड़ी उसी के साथ साथ तेज़ होती जाती है। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टोयोटा ने इसमें गेयर्स खुद ऐड किए हुए हैं, मतलब गेयर्स नहीं ऐड किए लेकिन गेयर्स की लिमिट्स के आसपास टोयोटा ने खुद इसके गेयर डिफाइन किए हुए हैं। और वो इस तरह से कि अगर आप इसको D1 में करते हैं तो गाड़ी 40-50 के आसपास आके ऑलमोस्ट लॉक ही हो जाएगी, इसकी स्पीड और ऊपर नहीं जा रही होगी, सिर्फ RPM ऊपर जा रहा होगा। फिर जैसे आप D2 में करते हैं तो फिर थोड़ी सी स्पीड ऊपर जाएगी और RPM खुद ही रेस हुआ होगा, और उसमें बेसिकली आप इस गाड़ी को भगा आसानी से सकते हैं। CVT का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर लेट्स सपोज आप इसको 120 140 भी ले जाके पाँव उठा लेते हैं एक्सीलेटर से, तो RPM इसका 1.2 पे आ जाएगा, और फिर आप अगर फुल रेस लेंगे तो RPM आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेगा और फिर ये गाड़ी उठना शुरू होगी। लेकिन मैनुअली चलाते हुए अगर आप इसको D3 में रख के आप 100 ले जाते हैं तो जैसे आप रेस लेंगे तो ये गाड़ी फौरन उठेगी मैनुअल गाड़ी की तरह। तो ये इसकी CVT की एक अच्छी चीज़ है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल कैबिन इंस्टॉलेशन की, तो ये थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू सिविक वगैरह। इसमें आपको बाहर की नॉइजेस थोड़ी फील होती हैं। अभी इस रोड पे जो छोटी मोटी ट्रैफिक चल रही है, मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं आसपास से, उनकी आवाज़ मुझे अंदर आ रही है, जबकि मैं खुद एक सिविक यूज़र हूँ, तो उन चीज़ों की आवाज़ मुझे वैसे गाड़ी में नहीं आती, काफ़ी हद तक वो चीज़ कंट्रोल होती है। फिर इसके अलावा इसकी फ़ैन की आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिविक में ब्लोअर आते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसमें ब्लोअर हैं या पंखा है, लेकिन इसका शोर ज़्यादा है। सिविक के ब्लोअर की आवाज़ थोड़ी कम होती है। बाकी इसके अलावा रेड इसमें ऑटो डिमिंग है। ग्रैंडी की स्क्रीन ऑल्टिस की स्क्रीन से डिफरेंट होती है, इसमें फीचर ज़्यादा हैं। और जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ग्रैंडी में ये लेदर स्टिच्ड आता है, ऑल्टिस 1.6 में स्पेशल एडिशन के अंदर भी ये प्लास्टिक का होता है, तो यहाँ भी ये गाड़ी नंबर ले जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ग्रैंडी हर लिहाज से बहुत बेहतर है। फिर जैसा कि मैंने बताया इसमें वाइपर रेन सेंसिंग है, हेडलाइट के कंट्रोल पर इसके फॉग के कंट्रोल्स भी आते हैं। इंटीरियर ये ब्लैक है जो कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके ले सकते हैं, और इसी की मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये गाड़ी सबसे जल्दी बिकती है। पर्सनली मुझे इसका बेज वाला रूम ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट फीलिंग देता है, इसमें थोड़ी डल फीलिंग आती है स्पेशली रात को। और बाकी यहाँ पे स्पोर्ट मोड है, ट्रैक्शन मोड है, ऑक्स पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, ये सब दिया गया है जो कि आपको डेली यूज़ में चाहिए हो सकता है। इसके अलावा जहाँ तक बात है रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो कोरोला में सीटिंग कैपेसिटी पीछे बेहतर है एज कम्पेयर टू सिविक या एलेंट्रा। ये ज़्यादा खुली भी है और इसमें नीचे से टनल भी नहीं जा रही। सिविक में बैक पे टनल दी गई होती है जो कि उसके ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के लिए होती है, और वो आम पाकिस्तान में तो यूज़ होनी नहीं है, बट स्टिल वो बैक पे बैठने वाले लोगों को तंग करती है, तो वो चीज़ में नहीं है, और मेरे ख्याल से ये इस लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है। बट जहाँ ये गाड़ी लैग करती है वो है इसमें बैक पे अमेनिटीज़। इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स नहीं दिए गए जो कि एलेंट्रा भी ऑफर करती है और सिविक भी। इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट आते हैं, सिविक वहाँ पे लैग करती है, उसमें बैक पावर आउटलेट्स नहीं आते। बाकी इसमें ISOFIX पोर्ट, सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट एंकर, ये सब आते हैं। और इसमें जो एक और चीज़ बैक पे अच्छी है वो ये है कि इसके बेंचेस फोल्डेबल हैं। बाकी ग्रैंडी की छत जो होती है ये आम ऑल्टिस से डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें लाइट्स ज़्यादा आती हैं। इसमें कंबाइंड 7 लाइट्स हैं, 2 यहाँ पे, एक सेंटर में, एक बैक पे, और फिर वेंट मिरर्स के लिए भी लाइट्स दी गई हैं अलग से। ये छत ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में ऑफर होती है। बाकी जहाँ तक बात है एवरेज की, तो आपको 12-13 के आराम से दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिलहाल ये गाड़ी मुझे 5.3 की शो करवा रही है, ऑब्वियसली क्योंकि एक ब्रांड न्यू कार है, और अभी ये लाइक 4 किलोमीटर से मैंने चलाना शुरू की थी और अभी ये 15 किलोमीटर पे पहुंची है। तो जैसे जैसे ये गाड़ी रनिंग में आएगी, यूज़ होगी और लॉन्ग रूट पे चलेगी तो फिर आपको पता लगेगा कि इसकी एवरेज है क्या। अभी तो ये 5.3 5.4 से ऊपर ही नहीं जा रही। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रिम्स की, तो ये भी इसके रिवाइज किए गए हैं 2021 में। 2017 में ये रिम 15 इंच से 16 इंच पे कन्वर्ट कर दिए गए थे, और उसके बाद अभी 2021 में इसके डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया।
टायर्स में 2017 के बाद से अच्छा आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें टॉप ऑफ द लाइन है, 1800 सीसी पेट्रोल। बाकी इंजन कौन से आते हैं मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बट अगर बात की जाए इस इंजन की, तो इस पर ट्रांसमिशन ऑफ CVT आती है। ये गियर शिफ्टिंग के लिहाज से काफ़ी स्मूथ होती है, और इसके और क्या बेनिफिट्स हैं मैंने अगेन टेस्ट ड्राइव में कवर किया था। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है और आज की सिविक ओरियल को भी बीट कर सकती है अगर आप इसको सही से बढ़ने तो। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब आता है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 13-14 की आसानी से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको ज़्यादा फ्लोर करके चलाएंगे तो ये 11-12 भी देगी, प्यार से चलाएंगे तो 13-14, और इसके अलावा लॉन्ग पे गाड़ी 16-17 भी जा सकती है। ऑल्टेज 1.6 और इस गाड़ी की एवरेज करीब ही होती है। बाकी इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, इंजन ही बहुत सारा रिलायबल है, और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा।